डॉक्टर राकेश, पहले इस चीज पे जो नीतीश जी ने इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेके काफी एक 5-6 दिन के अंदर कम से कम लग रहा है कि वो विपक्ष की एकता को साधने में काफी कुछ सफल हो रहे हैं इस पे। और शरद पवार साहब का जो उनकी अपनी पार्टी के झगड़े हैं उसकी वजह से विपक्षी एकता में जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, दोनों दोनों चीजों पे। डॉक्टर राकेश जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमेशा राजनीतिक चर्चाओं में डूबे रहना, खास तौर से हम जैसे, आप जैसे, हम सब लोग जो पत्रकार हैं, हमारी ड्यूटी भी है वैसे तो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर या फेसबुक, यूट्यूब चैनल, इन पर कविता, कहानी, ये सब बात भी होना चाहिए। तो मेरा एक कॉलम तो बहुत रेगुलर रहता ही है फेसबुक पर, शेर व सुखन कभी कभार, तो उसमें तो एक आध शेर लिखता हूँ दूसरों के। लेकिन इतवार की कविता नाम से एक अनियमित मेरा कॉलम है, जिसमें गोपाल दास नीरज जी की कविता मैंने परसों अपनी आवाज में शेयर की है। जल्दी ही और कुछ अच्छी कविताएं, पहले भी करता रहा हूँ कुछ कविताएं। तो ये सही बात है, हमारी जिंदगी में राजनीति इतनी ज्यादा रच बस गई है, जो हमारा दायित्व भी है पत्रकार के नाते, और इस समय, इस युग में बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की, लोगों को चेताने की, सचेत करने की, जो पब्लिक इंडिया और आप कर रहे हैं। हम उसमें सहयात्री हैं आपके। जो आज बातचीत का विषय है, विपक्षी एकता, मुझे लग रहा है कि अब 2024 लोकसभा चुनाव राजनीतिक दलों की दृष्टि से और पत्रकारों की दृष्टि से अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे लग रहा है कि 1 साल है, लेकिन वो इतनी जल्दी निकलता है समय चुनाव का, इसलिए भी जल्दी निकलता हुआ दिखाई देगा कि अभी कर्नाटक से जैसे ही फारिग होंगे हम और आप सब लोग, वैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव आ जाएंगे। तो ये जो अभी जो लिटमस पेपर टेस्ट जैसे मैं कह रहा हूं कर्नाटक का, इसके बाद सोडियम रिंग टेस्ट होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। फिर सामने देहरी पर खड़ा होगा आम चुनाव। स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से पार पाने के लिए विपक्षी दलों को इस वक्त ही चेतना पड़ेगा, अगर वे सचमुच में चाहते हैं, अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं। खासतौर से कांग्रेस के अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं, उनका वजूद भी संकट में पड़ जाएगा। अतीत इस बात की गवाही देता है कि भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से मोदी शाह के युग में जो पार्टी है, वो अपने सहयोगी दलों को भी ग्रास बनाने में, अपना कोर बनाने में कोई संकोच नहीं करती। बड़ी आसानी से बिना डकार लिए निकलने की कोशिश वो करती है। इसी कारण शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और तमाम उनके जो सहयोगी दल हैं, साथ उनका छोड़ते चले आ रहे हैं। असली चुनौती 2024 में यही है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नाम के इस विकराल स्वरूप पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया, तो उसके बाद के 5 सालों में इन क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। अब आपका मूल सवाल है कि नीतीश कुमार की पहलकदमी और उनकी इस पहलकदमी से शरद पवार का नाखुश होना या रूठना। शरद पवार की राजनीति बड़ी अनिश्चित रहती है, वे कब क्या कदम उठाने कोई नहीं जानता। देखा जाए तो देश में इस वक्त सबसे वरिष्ठ राजनेता हैं वे, और बहुत चतुर राजनेता माने जाते हैं। उनका हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया गया होता है। लेकिन कहा जाता है ना कि बहुत आसान नहीं होता सियासत की बातों को समझना। दुष्यंत कुमार का वो शेर है, मसलहत तामेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। तो मुझे लगता है कि शरद पवार के कदमों को समझना हर किसी के बस का काम नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं, वो एक विपक्षी एकता की धुरी बनकर जो पहल कर रहे हैं, वो मुझे लगता है सही दिशा में उठाया गया कदम है। ये भी सही बात है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जो बड़े राज्य हैं, ज्यादा संख्या वाली सीटों वाले, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन 3-4 राज्यों में, अगर उत्तर प्रदेश में तो बहुत मुश्किल होगा चुनौती बीजेपी को देना, अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब मिलकर लड़े, जिसकी संभावना मुझे आज नहीं दिखाई देती कि मिलकर लड़ पाएंगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन 3 जगह भी नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, ये एक अगर हो गए, अखिलेश यादव, तो भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं रहेगी।
शरद पवार को हो सकता है ये लग रहा हो कि उनके लिए भी राजनीतिक जीवन की ये आखिरी पारी एक तरह से, जो कुछ 2024 में हो जाए उसमें उनके हिस्से कुछ आ जाए, सरकार बने तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी बनने का सपना कोई भी देख सकता है। ये सारे लोग जो इस समय कवायद कर रहे हैं सब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का सपना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लोकतांत्रिक तौर तरीकों से अपनी पार्टी और अपने गठबंधन को जिताकर लाएं और सरकार बना लें, प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन अभी आनंद सर, सबसे पहली चुनौती आ रही है महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में। उसमें शरद पवार के रुख को समझना, उस पर नजर रखना अभी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली सरकार जाती है तो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार क्या करने वाले हैं। शरद पवार की खुद की बोली बानी बदली हुई है, बीच बीच में वो कुछ भी कह देते हैं। शायद अभी उन्होंने कल कहा है कि हम नहीं जानते महाविकास अघाड़ी 2024 तक रहेगी कि नहीं रहेगी। तो अभी शरद पवार के कदमों को और उनके कहे को बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार बहुत परिपक्व राजनेता हैं। वे विपक्षी एकता का शीराजा बिखेरने का आरोप अपने सर पर नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वे इसके लिए तैयार होंगे कि पूरे देश में ये संदेश जाए कि बाकी तो सब एक हो गए थे, नीतीश, ममता, अरविंद, केसीआर, अखिलेश, लेकिन शरद पवार ने रायता फैला दिया। कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगता। वे उस आखिरी दिन तक इंतजार करेंगे जब उन्हें लगेगा कि रायता फैलाने से ही उन्हें कोई फायदा है, तो वे इस एकता के आड़े आएंगे। वरना मुझे ऐसा लगता है कि वे इस विपक्षी गठबंधन की एकता की कोशिशों में अभी साथ दिखते तो रहेंगे। फिर भी थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा। अगले 5-7 दिनों में महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे पत्रकार साथी लोग लिख रहे हैं, अभी अभी 5 मिनट पहले अनिल जैन, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली, उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। तो जब तक वो बड़ा सामने ना आ जाए, शरद पवार के रवैये को, उनके रुख को अभी से पहचान पाना थोड़ा कठिन काम है। जी आनंद सर। जी जी डॉक्टर राकेश, मैं बिल्कुल एक चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, 77 को मैंने बिल्कुल ठीक से देखा था। 77 में जनता आगे थी, नेता पीछे थे, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन जनता आगे थी। वहां पे नेता आए चाहे ना आए, जनता अपना काम कर रही थी। उस तरह की बात किसान आंदोलन में मैंने फिर देखी थी। किसान आंदोलन में उसी तरह का जज्बा था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो अन्ना आंदोलन था वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था दिल्ली तक, तो इसलिए उसको मैं उतना नहीं, लेकिन किसान आंदोलन का बहुत प्रभाव था। और वो भी नेता का, आपने नाम जी नाम देखिए तो नेता तो पीछे थे, जनता आगे थी। आपको क्या लग रहा है कि 2024 का, जैसा मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि जनता अब थोड़ी दिक्कत में आ रही है और इस बार ऐसा फिर होने जा रहा है मेरे हिसाब से 2024 में कि जनता आगे हो रही होगी, जो नेता पीछे पीछे चलेगा। जो शिवाजी भाई साहब कह रहे थे कि अगर आप उनके साथ नहीं चलेंगे तो वो आपको उठा के इतिहास के कूड़ेदान में डाल देंगे। एक तो इस पे आप थोड़ा सा समझाइए। दूसरा, ये पुलवामा पे इन्होंने अभी ये डिसाइड किया है मोदी जी ने और बीजेपी नेतृत्व में कि हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या कुछ नहीं बोलने से मामला वो होगा? क्योंकि आज पुलवामा तो देश की सरहद की बात है, शहीदों की बात है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे इस फौज में या पैरामिलिट्री फोर्स में लोग ना हो। तो दोनों चीजें आपसे, एक तो क्या जनता आगे चलेगी और दूसरा क्या पुलवामा को हम लोग भूल जाएंगे? देखिए, जनता आगे चलती हुई फिलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रही उतनी, जितना 77 का आपने परिदृश्य बिल्कुल रूबरू देखा है। लेकिन जनता धीरे धीरे विचलित होती हुई दिखाई दे रही है। उसको अब ये समझ में आने लगा है कि उसकी जिंदगी के जो सवाल हैं उन पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन इसके बावजूद सत्ता में बैठे लोगों के पास अभी उनके तर्कश में और कई सारे तीर बाकी हैं, जिनमें से सबसे बड़ा तीर तो उनके पास हिंदू मुसलमान होता है, फिर पाकिस्तान होता है। उसी की परिणति 2019 में हमने देखी पुलवामा के रूप में। हम सब लोग जानते हैं 2019 में चुनाव से पहले क्या दशा और दिशा थी भारतीय जनता पार्टी की। मोदी नाम का तिलिस्म एकदम बिखर चुका था। सब जानते हैं अगर पुलवामा नहीं हुआ होता, तथा कथित बालाकोट नहीं हुआ होता, तो नतीजे कुछ और होते। तो मुझे अभी जनता उतनी उद्वेलित नहीं दिखाई दे रही जितनी 1977 में आपने देखी होगी। हम तो स्कूल में पढ़ते थे, बहुत ज्यादा याद भी नहीं है। लेकिन जनता अगर सचमुच में आगे आ गई तो नेताओं को पीछे चलना पड़ेगा। और ये बात बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जिस दिन ये कमान परिवर्तन की
के अभियान की कमान अगर जनता ने अपने हाथ में ले ली तो उससे फिर न विपक्षी गठबंधन की जरूरत होगी, न किसी राहुल गांधी की जरूरत होगी, न नीतीश कुमार की होगी, न शरद पवार की होगी। जनता अपना फैसला सुना देगी, फिर जनता कहेगी अब आप तय कर लो किसको प्रधानमंत्री बनना है, हमने तो इनको हटा दिया। परिवर्तन के लिए वोट होगा अगर सचमुच में जनता इतनी विचलित और उद्वेलित दिखाई दे रही है जैसा कि आपका अनुमान है। लेकिन अभी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी बात अभी ब्रजेश जी ने कही, मीडिया की भूमिका की। कर्नाटक की एक बात कही ब्रजेश जी, उसमें यह भी जोड़ लीजिए कि जब से कर्नाटक में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तो मुख्यधारा के चैनलों के जो थंबनेल है, उनके जो पोस्टर हैं, उसमें मोदी जी की बजाय जेपी नड्डा की फोटो लगी है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं होता। पंचायत चुनाव में भी जीत हो, मोहल्ला सुधार समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, नाली सफाई अभियान समिति का कोई चुनाव हो उसमें भी अगर बीजेपी जीत जाए तो उसका सीधा श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में अभी से पूरी 1-1.5 महीने की आप चैनलों की डिबेट देख लीजिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कॉलम में जेपी नड्डा की फोटो, नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं है। यानी चैनलों को भी ऊपर से निर्देश है कि भाई हमारी दशा ठीक नहीं है, तो मेहरबानी करके कर्नाटक का ठीक रहा हमारे देव पुरुष पर, हमारे अवतार के ऊपर ना आए, इसलिए उसके लिए एक बलि का बकरा जेपी नड्डा है, उनकी फोटो अभी से लगाना शुरू कर दी। मतगणना के दिन भी आप देखेंगे सुबह 9 बजे तक अगर सचमुच में कोई ऐसा फैसला आता हुआ दिखाई दिया, ब्रजेश जी मैं गारंटी ले सकता हूं रवि भाई, मतगणना के अगर 9-10 बजे तक ये रुझान आए कि बीजेपी जीत रही है तो मुख्य धारा के चैनलों के थंबनेल बदल जाएंगे, जेपी नड्डा की फोटो हटकर मोदी जी की फोटो आ जाएगी। आप देख लीजिएगा उस दिन 100% यही होगा। अब जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो अभी आपने कहा कि रवि जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी लोग पूछ रहे हैं पुलवामा में हुआ क्या, आखिर हवाई जहाज क्यों नहीं दिए गए। सच्चाई ये है कि ये इतना बड़ा मसला है, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर 10-20 साल बाद रविकांत जी, अगर 10-20-25 साल बाद फाइलें खुली, कोई सत्ता परिवर्तन हुआ, तो आप यकीन मानिए कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी कि 9-10 सालों में इस देश में हो क्या रहा था। कोई वर्गीकृत क्लासिफाइड फाइलें अगर खुली तो नोटबंदी से लेकर पुलवामा तक, अडानी से लेकर अंबानी तक, क्या कुछ नहीं खुलेगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी कि देश किन लोगों के हाथ में था। और समय रहते इन महापुरुषों के जीवन काल में अगर फाइलें खुल गई, सच्चाई सामने आ गई, तो ये लोग कहां होंगे हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। और यही डर उन्हें सताता है कि सत्ता से वे बेदखल न हो जाएं। उनको डर है कि अगर हम अपने जीते जी सत्ता से बाहर हो गए तो हमारा स्थान वहां होगा जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस डर के कारण ही वे सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है किसी भी सूरत में। यही वजह है कि मुख्यधारा का मीडिया, पुलवामा पर आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि मुख्यधारा में एक बड़े चैनल की एंकर कह रही है सतपाल मलिक के इंटरव्यू में सबूत क्या है। कांग्रेस के प्रवक्ता, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता, तो उससे कह रही आप सबूत ला दीजिए। किसी ने उसे पलटकर ये नहीं पूछा कि वो शाहरुख खान के लड़के के खिलाफ 1-1.5 महीने 2 महीने आपने उसके दरवाजे पर ही बैठक बना ली थी। वो रिया पिल्लई जो सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में आई थी, या अभी अभी गुलाम नबी आजाद साहब जो कुछ आरोप लगा रहे हैं, उनसे सबूत मांगे थे कि मुख्यधारा के चैनल ने? कौन सा सबूत गुलाम नबी आजाद ने पेश किया था कि सारे चैनलों पर प्राइम टाइम में उनके इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि सतपाल मलिक के आरोपों में इतनी गहराई है, इतनी ताकत है कि सरकार ने साफ निर्देश दे रखे हैं कि उनका इंटरव्यू न दिखाया जाए। उनके इंटरव्यू में कही गई बातों पर कोई पैनल डिबेट न करे। किसी पैनल में उस पर मुद्दा अगर सामने आ जाता है तो क्या हालत होती है एंकर की। वो हमारी एक बहन को हमने देख लिया, किस तरह से वो ऐसा लग रहा था न जाने उसके ऊपर ही कोई स्काई लैब गिरा जा रहा है। जब एक पैनलिस्ट ने पुलवामा का नाम ले दिया, उनकी बौखलाहट, उनकी बेचैनी ये बता रही थी कि उन्हें अपने महाप्रभु के ऊपर कोई प्रश्न मंजूर नहीं है। यही असली बाधा है आनंद जी, जनता को सड़क पर उस रूप में लाने में। क्योंकि जो बड़ा मीडिया है, जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जैसे शिवाजी सर कॉर्पोरेट मीडिया कह रहे हैं, हम सब भी इसी नाम से जानते हैं, वो इन सवालों को नहीं उठा रहा है। जिस दिन प्राइम टाइम डिबेट में पुलवामा पर डिबेट होने लगेगी, जिस दिन समधी जी पर डिबेट होने लगेगी, अडानी के समधी पर, अडानी पर,
तो आप यकीन मानिए जनता सचमुच सड़कों पर उतर आएगी। फिर क्या हाल होगा हम इसकी कल्पना नहीं करते। मैं तो गांधीवादी आदमी, इसलिए मैं कल्पना भी नहीं करता हूं कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के जनता इनको कूट रही है। ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर सत्ता इसी तरह अपनी जनता के साथ बर्ताव करती रही तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। लेकिन मुख्य भूमिका उसमें मीडिया की भी होगी, जो आज भी है। वैसा न हो इसके लिए मीडिया आज भी सत्ता की गोद में बैठा हुआ है। जी आनंद जी।